नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले रेडियो एक्टिविटी टॉपिक जो फिजिक्स के अंतर्गत में आते हैं, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व या यौगिक का वह लघुत्तम स्वरूप जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है। यानी कि वह छोटा रूप जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु कहा जाता है। ठीक है, परमाणु मत मार दीजिएगा, परमाणु नहीं, ये अणु होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम या फिर लघुत्तम स्वरूप जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परमाणु। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकलेर ने 1896 में की थी और उनकी छात्रा किसने रेडियोधर्मिता नाम दिया था। यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था हेनरी बेकलेर ने किया था, और रेडियोधर्मिता जो नाम दिया गया था रेडियो एक्टिविटी, वो नाम किसने दिया था, वो नाम दिया था मैडम क्यूरी ने। इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में कितना सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था किसने किया था, हेनरी बेकलेर ने किया था। कब किया था, 1896 में किया था। और रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का नामकरण जो किया था वो कौन किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है। तो इसका एसआई यूनिट क्या है, बेकलेर है इसका एसआई यूनिट। क्यूरी भी है, रदरफोर्ड भी है, बट इसका जो एसआई यूनिट पूछा गया है, एसआई यूनिट इसका एक ही होता है एसआई यूनिट, और वो कौन सा है, बेकलेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात, जो न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन जो होता है वह अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाता है, 1.5 ग्रेटर देन या इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, तो नाभिक की स्थिति पूछा गया कि नाभिक की स्थिति क्या हो जाएगा, तो यह नाभिक अस्थिर हो जाएगा। अस्थिर यानी कि यह नाभिक क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक अस्थिर। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर किसी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1.5 हो जाता है तो क्या होता है, वो नाभिक का जो होता है वो क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है नाभिक। पृथ्वी पर सबसे अधिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा। देखिए यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनता है इसमें। एक तो मात्रा पूछेगा, ठीक है, पहला तो आपको मात्रा पूछ देगा कि मात्रा, और दूसरा पूछेगा कि वह तत्व यानी कि एक पर्टिकुलर तत्व के बारे में पूछा गया है जो कि बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, वो कौन सा तत्व है, तो वो होता है पोलोनियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 84। और मात्रा जैसे कि बोला ना, ये आदमी बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, तो ये आदमी बहुत शक्तिशाली है, मतलब उसका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो जिसमें सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी होता है वो कौन सा होता है, पोलोनियम यानी कि, ठीक है। और बहुत सारा आदमी, ठीक है, जहाँ पूछ दिया कि यहाँ पे बहुत सारा आदमी पाया जाता है, तो यानी कि वो जो मिलेगा कि सबसे ज़्यादा, यहाँ पे देखिए ना पूरा अच्छा से लिख दिए, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मिता वाला तत्व पोलोनियम है, ठीक है। विशेष रूप से पोलोनियम 210, अगर पोलोनियम में भी पूछा जाएगा तो 210 ये सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर प्रश्न का आशय पृथ्वी के पपड़ी पे यानी पृथ्वी के जो क्रस्ट होता है उस पर सबसे अधिक मात्रा में रेडियोधर्मिता तत्व पूछा जाता है, मात्रा में अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूरेनियम। ये दोनों याद रखना, मात्रा में पूछा जाएगा तो यूरेनियम और नॉर्मली किसी तो पोलोनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने थोरियम के अयस्क मोनाजाइट, ठीक है, थोरियम का जो अयस्क होता है, थोरियम का अयस्क जिससे थोरियम निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है, मोनाजाइट, की रेडियो सक्रियता का पता लगाया और उसकी सहायता से रेडियम की खोज की। इस खोज के लिए उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उसको किस वर्ष मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1903 में दिया गया था, 1903 में, ठीक है। मैडम क्यूरी इकलौता ऐसे साइंटिस्ट है जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो इसका अभी जो ये जो क्वेश्चन है उसके अनुसार 1903 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि थोरियम का जो ओर होता है वो होता है मोनाजाइट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स में। थोरियम का ओर क्या होता है, मोनाजाइट होता है, लेकिन यूरेनियम का ओर क्या होता है, यूरेनियम का ओर होता है पिच ब्लेंड,
ये दोनों ही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्फा कणों को नियंत्रित या रोकने के लिए कागज की एक शीट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कागज से अगर किसी चीज़ को रोका जा सकता है, यानी कि समझ लो कि उसकी जो भेदन क्षमता होती है बहुत ही कम होता है, ठीक है, यानी कि उसकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है। कहाँ पे? भेदन क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है। अल्फा किरण का भेदन क्षमता बहुत ही कम होता है, जबकि गामा का बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भेदन क्षमता बहुत कम होता है। अब देख लो यहाँ पे अल्फा का तो हम लोग ये क्वेश्चन के थ्रू कर लिए। बीटा का देखो, बीटा कणों को नियंत्रण या रोकने के लिए एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्फा से ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? बीटा का। और बीटा से ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? गामा का, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है गामा का। तो गामा को रोकने, गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होता है, इसको नियंत्रित करने के लिए लेड का या फिर कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। तो बीटा के लिए एल्यूमिनियम या प्लास्टिक और गामा के लिए लेड या कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलने पर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो देखो अल्फा कण अगर किसी परमाणु के नाभिक से अगर अल्फा कण को निकाल दिया जाता है तो क्या परिवर्तन होगा, ये पूछा गया है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में। तो अल्फा में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव निकलेगा तो क्या होगा? घटेगा। हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव निकलेगा तो घटेगा। क्या घटेगा? तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी, और इसी का डबल, मास डबल होता है, और मास नंबर में यानी कि एटॉमिक मास में कितना हो जाएगा? 4 की कमी हो जाएगा। तो परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगी, परमाणु संख्या में 2 की कमी, और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक से अगर हम बीटा कण को निकाल देते हैं तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर होगा। तो इसको याद रखने का, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बीटा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर जो होता है कम होता है, कितना? 1 से कम हो जाता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान में कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो परमाणु संख्या 1 से कम, 1 से बढ़ जाता है, नेगेटिव है ना, तो 1 से बढ़ जाएगा, तो परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है और द्रव्यमान संख्या समान रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में गामा किरणें निकल जाता है। अगर किसी परमाणु के नाभिक से गामा किरणों को अगर निकाल दिया जाएगा तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या असर होगा, ये पूछा गया। तो गामा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल चीज़ को रखो, निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसमें? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में, ठीक है। यानी कि अपरिवर्तित, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यही वाला इसका आंसर अपरिवर्तित होता है। तो ये तीनों ही अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अल्फा में क्या होता है, फिर से एक बार हम समझा दे रहे। अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होता है? ये घट जाएगा। क्या घटेगा? एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होता है, और एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाता है। अगर हम यहीं पे बात कर ले बीटा की, बीटा में नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्या? तो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब गामा में और बाकी जो एटॉमिक मास है वो सेम रहेगा, वो गामा न्यूट्रल होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता किसी में भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गीगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह समय जिसके दौरान किसी रेडियोधर्मिता तत्व के परमाणुओं की संख्या उसके प्रारंभिक मान यानी कि इनिशियल वैल्यू की आधी हो जाती है, क्या कहलाता है? उसको बोला जाता है हाफ लाइफ। इसको क्या बोला जाता है? हाफ लाइफ, टी हाफ बोला जाता है, ठीक है, टी हाफ। तो अब इसमें जो है पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें? एसएससी में भी पूछा गया और रेलवे में भी पूछा गया था, ठीक है। पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या पूछा गया था? तो डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के दे दिया था, टी हाफ का फॉर्मूला पूछ दिया था डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका 3 फॉर्मूला होता है, याद रखिए 3 फॉर्मूला होता है। टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा, ये तो एक हो गया, ये हो गया टी हाफ का जो वैल्यू होता है। टी एवरेज एक होता है, ठीक है, टी एवरेज, इससे न्यूमेरिकल बनता है टी हाफ और टी एवरेज से। टी एवरेज बराबर क्या होता है? इसका 2 फॉर्मूला होता है, एक तो टी एवरेज बराबर हो जाता है 1/λ और एक होता है
टी एवरेज बराबर होता है 1.4 इंटू टी हाफ। अगर टी हाफ के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1.4 इंटू टी हाफ। तो ये दोनों फार्मूला, तीनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। टी एवरेज का 2 और टी हाफ का 1, ठीक है। यूरेनियम 238 की अर्ध आयु कितना होता है 4.5 अरब वर्ष, और रेडियम 226 के अर्ध आयु कितना होता है 1600 वर्ष होता है। इसी तरह से आप लोग थोरियम का, पोलोनियम का, जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उन सब का आप लोग अर्ध आयु याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत जीव या मृत नमूने, डेड स्पेसिमेन या फिर डेड ऑर्गेनिज्म की आयु को अगर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया था। इसका क्या हो जाता है, तो कार्बन डेटिंग, आप लोग को पता होगा, कार्बन डेटिंग से हम लोग इसका आयु को ज्ञात करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रहों, चट्टानों या पर्वतों की जो आयु ज्ञात करते हैं वो किससे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो ग्रह जैसे कि पृथ्वी हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, और शनि हो गया, ये जितना भी ग्रह है किसी का भी आयु, या फिर चट्टान हो गया, पर्वत हो गया, या फिर कोरल रीफ, समुद्र के अंदर जो कोरल रीफ होता है ना, उसका आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूरेनियम डेटिंग का यूज़ करते हैं। किसका, यूरेनियम डेटिंग का। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रह पृथ्वी की आयु, ये ग्रह ने पूछा था, पूछा गया था कि पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग से हम लोग इसका आयु ज्ञात करते हैं। ग्रह पृथ्वी में, ग्रहों में के अंतर्गत पृथ्वी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा नाभिक ईंधन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में भारत में कौन सा पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, भारत में थोरियम पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त के थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले समस्थानिक यानी कि आइसोटोप कौन सा है, तो कौन सा है, आप लोग को पता होगा सोडियम 24 से हम लोग रक्त का थक्का का पता लगाते हैं शरीर के अंदर, सोडियम 24। देखिए यहाँ पे रेडियो आइसोटोप के बारे में पूछा है, ऐसे तो रक्त का थप्पा आप सीटी स्कैन से भी पता किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन सा, आइसोटोप के बारे में। इसका क्या हो जाएगा, सोडियम 24। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडिएशन थेरेपी और कैंसर रोग के प्रयुक्त होता है, ठीक है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, यह क्या, तो ये गामा रे का उत्सर्जित करता है, क्या, गामा रे, गामा किरणें, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर जिसको ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समस्थानिक आइसोटोप कौन सा है, तो जब भी ब्लड कैंसर को हम लोग पता लगाते हैं या फिर इसको नियंत्रित करने के लिए इसका जो एक तरह से मेडिसिन की तरह दिया जाता है, उसको क्या, फॉस्फोरस 32 को दिया जाता है, किसको, फॉस्फोरस 32 को। थायराइड ग्रंथि कैंसर यानी कि थायराइड ग्लैंड कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक आइसोटोप कौन सा होता है, तो आयोडीन, हम लोग पता है आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, ठीक है, घेंगा कहाँ होता है, थायराइड में, इसलिए इसका भी उसी से याद रखिएगा, आयोडीन 131, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक ही क्वेश्चन में हम कितना क्वेश्चन डालें इसमें, अभी देखिए इस क्वेश्चन से, परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम यानी कि एटॉमिक बम नाभिक के विखंडन, नाभिक के फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका आविष्कार 1938 में ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, 1938 में ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। परमाणु बम में किस तत्व का विखंडन किया जाता है यानी कि इसके ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसमें 2 तत्वों को हम लोग लेते हैं अलग अलग, ठीक है, या तो यूरेनियम 235 को लेते हैं या फिर प्लूटोनियम 239 को लेते हैं। यूरेनियम 235 को इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं ना एटॉमिक एनर्जी से, उसमें भी यूरेनियम 235 का ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें अब देख लो कितना सारा क्वेश्चन आप लोग को आ गया, ठीक है। नाभिक एटम बम में क्या होता है, नाभिक के विखंडन होता है, नाभिक के फ्यूजन जिसको बोलते हैं, जिसका आविष्कार 1938 में कौन किया था, ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसमें यूरेनियम जो माफ कीजिएगा एटम बम में जो इसका जो किसका विखंडन करवाते हैं या फिर ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम 235 या फिर पोलोनियम 239 का।
इसी तरह से जब हम लोग एटम बम का कर लिए तो अब हम लोग हाइड्रोजन बम का भी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बम ये नाभिक संलयन है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। उसका एटम बम का ओटो हॉर्न के द्वारा किया गया था और हाइड्रोजन बम का किसके द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। तथा इसका पहला जो परीक्षण है ना 1952 में किया गया था। हाइड्रोजन बम में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए ईंधन के रूप में तो सबका यूरेनियम का भी किया जाता है और प्लूटोनियम का भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा गया है इसके अलावा इसके साथ जो किया जाता है वो किया जाता है किसका, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन बम में क्या होता है, पहले नाभिक विखंडन होता है, फिर नाभिक संलयन होता है, फिर नाभिक विखंडन होता है, ये 3 चरण। और एटम बम से ज़्यादा ये एनर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे कि सूर्य में क्या होता है, नाभिक संलयन होता है, नाभिक फ्यूज़न होता है, उस पर क्या होता है 4 हाइड्रोजन, ठीक है 4 हाइड्रोजन एटम क्या करता है, मिलता है। 4 हाइड्रोजन एटम मिल के एक हीलियम का निर्माण करता है, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। सेम चीज़ यहाँ पर हाइड्रोजन बम में भी होता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन का है समस्थानिक होता है, कौन कौन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन में मुख्य रूप से रेडियो, हम अभी बताएं कि विद्युत उत्पादन में भी किसका किया जाता है, यूरेनियम 235 का। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं शिकागो, इसका नाम था शिकागो पाइल 1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। ठीक है, एनरिको फर्मी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा किसको कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी नाभिक रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? देखिए परमाणु रिएक्टर में क्या होता है ना, जैसे परमाणु बम में उसमें अनियंत्रित परमाणु हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग परमाणु रिएक्टर की बात करते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग ना उसको नियंत्रित कर देते हैं। ठीक है, उसको नियंत्रित करते हैं, क्या हो जाएगा, नियंत्रित नाभिक विखंडन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी नाभिक रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, नाभिक यानी कि नियंत्रित नाभिक विखंडन, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था। भारत में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में किस नाम से किया गया था? देखिए 18 मई, दोनों ही मई में ही किया गया था। तो 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था, और फिर मई 1998 में दूसरे बार जो किया था उसको किस नाम से किया गया था? उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। कहीं कहीं पे स्माइलिंग बुद्धा अगेन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो स्माइलिंग ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसको आपको टिक करना है। ठीक है, पहला 1974, दूसरा 1998। भारत में सन 1969 में यानी कि 1969 में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था? तो कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट था? तो ये देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा गया, प्लांट के बारे में यहाँ पूछा गया, तो ये हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, और यहीं पर अगर नाभिक रिएक्टर के बारे में पूछ देता तो क्या हो जाता? अप्सरा हो जाता। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। पहला परमाणु संयंत्र तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, और पहला नाभिक रिएक्टर कौन सा होगा? वो हो जाएगा अप्सरा। चलिए अगला क्वेश्चन, पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक की उपस्थिति माफ कीजिएगा उपस्थिति की पुष्टि किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो उपस्थिति, ये इसको गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी और प्रस्फुरन गणक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेनेटिलेशन काउंटर, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, ए
बी और सी, माफ़ कीजिएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के विखंडन की सतत यानी कि कंटिन्यूअस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण का आवश्यकता होती है? तो परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन ही तो होता है जो एक के बाद दो, दो से चार, चार से ये बढ़ते जाता है। कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, इसी का तो मेन रोल होता है। नाभिक रिएक्टर में मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि भारी जल यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का परमाणु रिएक्टर में क्या कार्य है? तो यह एक मंदक की तरह कार्य करता है। ठीक है, मॉडरेटर की तरह कार्य करता है, मंदक की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये आपको कोई भी पूछ सकता है। भारी जल ना रहेगा तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड नाम याद रख लीजिएगा, या फिर ग्रेफाइट, ये सब का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में नाभिक रिएक्टर में। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन का जो गति होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो परमाणु रिएक्टर विखंडित होने वाले पदार्थों को उसकी खपत से अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, परमाणु रिएक्टर में जब भी हम लोग करते हैं ना, तो उतना ही उसमें न्यूट्रॉन को तोड़ते हैं जितना कि हमको एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर जितना हमको एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा अगर टूटने लगे तो उस नाभिक रिएक्टर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, जो परमाणु रिएक्टर विखंडित होने वाले पदार्थ को उसके खपत से अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाभिक बल का क्रियात्मक परास यानी कि रेंज कितना होता है? तो 1 फेरोमीटर होता है, फर्मीमीटर, माफ कीजिएगा, 1 फर्मीमीटर होता है। और 1 फर्मीमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻5 मीटर होता है। ठीक है, ये दोनों ही आपको या तो 1 फर्मीमीटर दे दे या तो फिर एग्जाम में 10⁻⁻5 मीटर दे दे, दोनों ही आप लोग को सही है और दोनों में से कोई एक ही देगा, टिक करना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 फर्मीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा MEV में कितने जूल होता है? तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के बराबर होता है। इसको याद रख लीजिएगा। भारत का पहला नाभिक रिएक्टर कौन सा? अभी बता दिए, पहला नाभिक रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। ठीक है, चलिए अगला हो 1 AMU का मान कितना होता है? यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का मान कितना होता है? तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg में रहेगा, या फिर अगर इसको kg में ना रखे ग्राम में दे देगा तो यहाँ पर -24 हो जाएगा, -24 ग्राम। इसका आंसर देख लो कौन सा होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए ये भी सही होता, ये वाला जो ना सी नंबर का, ये भी सही हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे ग्राम होता तो, ठीक है, ग्राम होता तो ये भी सही हो जाता। 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम अगर आएगा तो ये भी सही हो जाएगा। और इसके अनुसार जो ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार कौन सा सही है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अच्छा, अगर इसी चीज़ को अगर 1 AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिस्पेक्ट में पूछ लेगा तो कितना आ जाएगा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला कण कौन सा होता है? तो आप लोग को पता होगा साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए प्रोटॉन का यूज़ किया जाता है, प्रोटॉन। प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा होता है? नाभिक के बल। आप लोग पढ़े होंगे इसको कई जगह पे। नाभिक के बल सबसे शक्तिशाली बल होता है। इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है आप लोग सोचिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेटिन, फ्रेंशियम, ट्रिटियम तथा जिरकोनियम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं पूछा है तो देखिए, एस्टेटाइन ये भी है, फ्रेंशियम ये भी है,
टेटियम ये भी है। जिरकोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व किसको बोलेंगे? जिसका एटॉमिक नंबर 84, माफ कीजिएगा शायद 82, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, 82 या इससे ज़्यादा होता है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को हम लोग किसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसका आंसर हो जाएगा? जिरकोनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन यानी कि रेडियो एक्टिव डिके का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो यूरेनियम जब धीरे धीरे डिके होने लगता है, हाफ लाइफ होते रहता है, ठीक है, उसके बाद जो अंतिम तत्व बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सीसा, लेड। ये तो हो गया इजी क्वेश्चन, ठीक है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन यानी कि रेडियो एक्टिव डिके का अंतिम प्रोडक्ट क्या बनता है? सीसा। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा घुमा देगा, टफ कर देगा क्वेश्चन को, तो क्या पूछ सकता है कि यूरेनियम का टाइप दे देगा, जैसे कि यूरेनियम 235, अगर यूरेनियम 235 का विघटन होगा तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? तो उसमें भी सीसा ही बनेगा, लेड ही बनेगा, लेकिन कौन सा? लेड 207। अगर यूरेनियम 238 दे दिया तो उसका अंतिम प्रोडक्ट क्या बनेगा? सीसा ही बनता है, लेड ही बनता है, प्लम्बम जिसको बोलते हैं, लेड। इसका अंतिम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 206, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है? कुछ नहीं है, यूरेनियम 235 बोला यानी कि ये क्या ओड नंबर है, लास्ट का देखो 5 है, 235 में लास्ट में 5 है, तो 5 ओड नंबर है, इसका लास्ट में क्या है? 7 है, ये दोनों ओड नंबर है, ठीक है। ओड मिला देना 235 207, इसका देखो 8 इवन है, यहाँ 6 इवन है, तो इवन, ठीक है। 238 का 206 हो जाएगा। एक तरह का याद रखने का आप लोग को तरीका आप लोग फिर जैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। देखिए ये मिलान क्या हुआ है, ठीक है, सब मिलान क्या हुआ है जितने भी यहाँ पे कण है और उसका जो वैज्ञानिक जिसने खोजा था उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, क्या होता है? इट पग नाच, ठीक है, इट पग नाच। आप लोग सबको पता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉम्सन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गॉल्स्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। तो इट पग नाच, ये तीन याद रख लीजिएगा आप लोग का, ये पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आ जाएगा। उसके बाद जो बचा पॉजिट्रॉन, देखिए पॉजिटिव को थोड़ा सा काला कर दो, कार्ल, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को अपोजिट अपोजिट कर दो, तो कार्ल एंडरसन। न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो क्या हो जाएगा? वोल्फगैंग पाउली, न्यूट्रिनो, ठीक है। अब देखो इस सबको अपोजिट कीजिए, हम जैसे याद रखें उसको उस तरह कर लीजिए, या फिर आप लोग अगर किसी भी और तरीका से याद रखें तो फिर वो कर सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट कर दो नेगेटिव यानी कि काला, तो कार्ल एंडरसन, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिनो, न्यूट्रल है, कौन है? वुल्फ मतलब भेड़िया। क्या भेड़िया कभी नेगेटिव न्यूट्रल हो सकता है? वो तो मांस खाता है ना, वो तो मारेगा ही किसी को। तो न्यूट्रिनो वुल्फगैंग पाउली, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। एक आता है पाई मेसोन, इसको कौन किया था? तो एक जापानी साइंटिस्ट थे, कौन सा? हिदेकी योकावा, ठीक है। तो पाई मेसोन का खोज किसने किया था? हिदेकी योकावा। चलिए फिर से एक सही मिलान है, किरणें दे रखा है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, जो भी है, और अवरक्त है, परावैज्ञानिक है, और इसका खोजकर्ता के बारे में आपसे पूछा गया। तो अल्फा किरणों का खोज किसने किया था? चाहे अल्फा किरण हो, ठीक है, चाहे अल्फा किरण हो, चाहे बीटा किरण हो, चाहे गामा किरण हो, तीनों का खोज किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीनों को खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। उसके बाद परावैज्ञानिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे का खोज किसने किया था? जोहान रिटर, हम लोग याद रखते हैं जोहान रिटर के नाम से, तो जोहान रिटर ने किया था, या फिर आप लोग डायरेक्टली रिटर के नाम से याद रख लीजिए। परावैज्ञानिक किरणें रिटर ने, ठीक है। अवरक्त इंफ्रारेड किसने किया था? हार्सेल ने किया था। और एक आता है विजिबल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश किसने किया था? न्यूटन ने किया था, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और दृश्य, ये सब कंप्लीट हो गया, जबकि ये ऑप्टिक्स का है, लेकिन इसमें हम लोग एक साथ कर दिए अल्फा बीटा गामा के साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिव जो भी एलिमेंट होता है उससे
रेज निकलता है। कौन कौन सा रे? अल्फ़ा, बीटा और गामा, आप लोग को पता होगा, ठीक है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा जो रेज निकलता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। सबसे पहले स्पीड के रिस्पेक्ट में, तो अल्फ़ा किरण जो होता है ना सबसे कम स्पीड होता है, इससे ज़्यादा स्पीड होता है बीटा का, और इससे ज़्यादा स्पीड होता है गामा का, ठीक है। तो अल्फ़ा का स्पीड कम होता है, उससे ज़्यादा होता है बीटा का, और सबसे ज़्यादा स्पीड होता है किसका? गामा का, ठीक है, गामा का होता है सबसे ज़्यादा स्पीड। तो स्पीड कितना होता है? कई बार ना क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। अल्फ़ा का स्पीड जो होता है ना लाइट की स्पीड का 1/10वां भाग होता है, जो कि होता है कितना? 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। बीटा का कितना होता है? लाइट की स्पीड का 9/10वां भाग, ठीक है, जो होता है कितना? 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और गामा का जो स्पीड होता है ना वो लगभग लाइट के बराबर होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड के मामले में आप लोग से पूछा जाएगा तो ये हो जाए क्या? सबसे ज़्यादा स्पीड होता है गामा का, उससे कम होता है अल्फ़ा, बीटा का, उससे कम होता है अल्फ़ा का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ले लो या फिर पेनिट्रेशन पावर यानी कि छेदन क्षमता, ठीक है, किसका ज़्यादा होता है? तो गामा का। यही सेम, गामा का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है बीटा का, उससे कम होता है अल्फ़ा का, यानी कि अल्फ़ा का सबसे कम होता है, अल्फ़ा का सबसे कम, उससे ज़्यादा बीटा का, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गामा का, ठीक है। मास के बारे में अगर पूछेंगे तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका मास कम हो जाएगा। अगर गामा का स्पीड ज़्यादा है तो मास कम हो जाएगा, यानी कि गामा का मास सबसे कम होगा, तो गामा का मास सबसे कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा होगा बीटा का, और सबसे ज़्यादा मास जो होता है ना वो होता है अल्फ़ा का, अल्फ़ा का मास सबसे ज़्यादा होता है। यही सेम चीज़ होता है वेवलेंथ का, ठीक है, वेवलेंथ का भी गामा का सबसे कम हो जाएगा और अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बीच में रह जाएगा बीटा, ठीक है। तो ये रहा, ये अल्फ़ा, बीटा, गामा का हम तीनों करवा दिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ये देखिए जितना भी अभी जो हम करवाएं सब NCERT, आप लोग NCERT का बुक होगा उठा के देख लीजिए, पूरा मिल जाएगा। NCERT और प्रीवियस ईयर पूरा करवा दिए हैं। इससे बाहर आप देखिए, इससे बाहर को पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का दिमाग में क्या चलता है नहीं पता, लेकिन जो पूछने का तरीका है और जो सिलेबस के अनुसार पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।